मंच पर आएं और उनके साथ फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो। अपर्णा यादव जी को एक अलग ही अंदाज में अब हम आजकल देख रहे हैं, तो उनके इस नए अंदाज, नई बात, बहुत से सवाल होंगे। अपर्णा जी, बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष पर। और शुरुआत इसी से कि चुनाव लड़ रही हैं आप इस बार। मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, आज फिर से आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मुझे जो भी मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मुझे वो शिरोधार्य होगा। जी। तो इससे क्या समझें कि अभी तय नहीं है कि आप चुनाव लड़ेंगी या नहीं, क्योंकि आप इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और बहुत मजबूती से आपने चुनाव लड़ा। तो क्या तय नहीं है अभी, या अभी इसके बारे में बातचीत चल रही है? क्या समझें इससे? मैं बस इतनी बात, जो बात मैंने पहले बोली वो मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेता मेरे लिए तय करेंगे, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। पर अपर्णा यादव की क्या इच्छा है? हम तो अपर्णा यादव को समझने के लिए बैठे हैं आज यहाँ, आपकी बात करने के लिए बैठे हैं, और हमारे दर्शक सब आपको सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी मन की इच्छा क्या है। तो वो सही है, पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उसका आप पालन करेंगी, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, आपके मन में क्या है? अपर्णा यादव शुरू से लेकर अभी तक और आगे भी प्रयास यही करेगी कि कर्म करती रहूं, फल की इच्छा ना करूं। फल तो चुनाव के नतीजे के रूप में मिलेगा ना, कर्म तो चुनाव लड़ना भी हो सकता है और चुनाव प्रचार करना भी हो सकता है। जैसा तो आपके मन में कर्म कौन सा करने की इच्छा है? मैं अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहती हूं और कर रही हूं, करती रहूंगी। जैसा मगर शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा, मैं उस आधार पर अपना काम करती रहूंगी। जो मुझे दिशा निर्देश देंगे मेरे बड़े, मैं वो करूंगी। तो अभी तक क्या दिशा निर्देश मिला है? अभी तो क्या मैं प्रचार कर ही रही हूँ पार्टी का। जी। क्योंकि इसकी चर्चा थी, आप 2 बार क्योंकि चुनाव लड़ चुकी हैं, आपने चुनाव लड़ा लखनऊ कैंट से, तो एक चर्चा थी कि आप वापस शायद वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, आपको वहाँ से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा भी एक आध सीट है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो क्या उस तरह की बातचीत है? क्योंकि उस पर बाकी लोगों के जवाब आने भी शुरू हो गए कि नहीं, यहाँ से हमें ही टिकट मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो वो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं पार्टी के अंदर से। मैंने पार्टी मैंने कभी भी कोई डिमांड नहीं रखी पार्टी के सामने, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैं बहुत कर्म प्रधान हूँ। मैंने कभी भी ये बात नहीं कही कि मुझे इस जगह से टिकट लेना है। सबने देखा है कि मैंने बड़ा संघर्ष किया है, और बहुत ऐसी सीट से मैंने चुनाव पिछली पार्टी से अपने लड़ा जहाँ पर उनके 7,000 वोट नहीं थे। 7,000 भी मैं ज़्यादा कहूँगी, 5,000 वोट नहीं थे। कभी 27 सालों में इतने वोट नहीं आए। जब मैं चुनाव लड़ी तो क्या क्या प्रयास हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, उस पर मुझे नहीं जाना है। पर मेरी पोजीशन उस चुनाव में, पहला चुनाव था मेरा जीवन का, और बहुत सारी घटनाएं हो गई उस चुनाव में, और मेरी सेकंड पोजीशन आई। तो मैंने वहाँ पर भी जिस तरह से अपनी टीम जो थी नहीं पहले, मैंने टीम संगठित करी, बनाई। तो ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जानते हैं इस बात को। सो वॉट एवर दे विल इंटरेस्ट अपॉन मी, आई विल डू इट। अभी डोर टू डोर कैंपेन का काम दिया उन्होंने, तो वो मैं कर रही हूँ। जी। आपने कहा कि आपने लड़ा और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, तो मतलब आपको हराने की पूरी कोशिश हुई? कहाँ से, किसने? बहुत कुछ हुआ, आप लोगों को सबको पता है, यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है, यहाँ पे जो टीवी देख रहे हैं उनको सबको पता है कि कितना उस समय पारिवारिक झगड़ा हो चुका था और क्या क्या चीज़ें हुई। उस पर कोई, अब वो जो बीत गई वो बात गई। जी। अच्छा, प्रचार की क्योंकि जिम्मेदारी मिली है, डोर टू डोर कैंपेन आप कर रही हैं, तो ये जो डोर टू डोर कैंपेन अभी करने की जिम्मेदारी है, इसमें और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और भी जगहों पर प्रचार करने के लिए कहेंगे? तो अगर प्रचार करने के लिए उन सीटों से कहें जहां पर अखिलेश यादव हैं या बाकी लोग हैं, तो फिर वहां पर भी जाएंगी प्रचार करने के लिए, अगर पार्टी ये आदेश देती है तो? बिल्कुल, जो पार्टी मेरे लिए कहेगी वो मुझे शिरोधार्य होगा, मैंने पहले ही कह दिया। तो जो पार्टी तय करेगी और जो करेगी मेरे लिए, मुझे पूरी मतलब विश्वास है इस बात पे कि वो बहुत सोच समझ करके मुझे लेकर के आए हैं इस पार्टी में, अच्छी जिम्मेदारी देंगे मुझे। जी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप जाकर चुनावी मैदान में ना लड़ें तो
आप सिर्फ आपका जितना नाम है, जितना कद है, उसके मुताबिक ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप चुनाव प्रचार ही सिर्फ नहीं करेंगी, स्टार प्रचारक ही सिर्फ बनकर नहीं रह जाएंगी, आप चुनाव लड़ेंगी भी। तो अगर यहाँ सिर्फ चुनाव प्रचार ही करती रह जाएंगी तो क्या ऐसा नहीं मैसेज जाएगा कि यहाँ पर भी आप एक शो पीस की तरह ही बनकर रह गई? देखिए, शो पीस की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत तरजीह दी जाती है हर व्यक्ति को और उसका जो भी एक काम करने का तरीका है, मुझे लगता है बड़ी वैल्यू दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह से अन्य पार्टियों में और भी जो युवा हैं, आज मुझे लगता है आने भी वाले थे 2 लोग और, पर नहीं आ पाए, कोई कारण रहे होंगे उनके, पर हर युवा और युवा वर्ग जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। ये कहीं ना कहीं इस सोच को मुझे लगता है परिलक्षित करता है कि अब युवा ये सोच चुका है कि अगर हमारे पास कोई भी विकल्प है या हमारे पास कोई भी रास्ता दिखाने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है इस देश में। आप कह रही हैं कि युवाओं को लगता है कि यही पार्टी हमारे लिए सबसे बेहतर पार्टी है। बिल्कुल। वहाँ दूसरी तरफ जिस पार्टी को आप छोड़कर आई हैं वो कहते हैं कि हम खुद युवा नेता हैं और हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं। तो मैं और बुड्ढी हूँ वो क्या? तो मुख्यमंत्री को बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं बोल रही हूँ मैं क्या बुड्ढी हूँ? मेरे साथ जो और भी लोग आए क्या वो बुजुर्ग हैं? हम लोग तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी का विचार बढ़ाने के लिए। और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या कोई बुजुर्ग हैं? वो तो युवा हैं और उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया एक बहुत यंग एज में, एक साधक की तरह अपना जीवन जिया है। जिस व्यक्ति के नाम में ही योगी हो, वो आप सोचिए ना कितना ज्यादा उसने त्याग किया होगा। उन पर तो सबसे ज्यादा हमला होता है, बाबा मुख्यमंत्री, और बाबा देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा भी और तमाम हमले उन पर जो होते भी हैं। विपक्ष होगा उसका काम यही होता है कि वो हमला करते रहें जिससे वो खुद राजनीति में गर्म रहें। पर आदरणीय महाराज जी का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। और मैं ये भी समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ना अपने पास्ट को छोड़ा है, कहने का तात्पर्य ये है कि राम मंदिर का आंदोलन महाराज अवैधनाथ जी के डायरेक्शंस में शुरू हुआ था और राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। और ना इन्होंने कल के जो सोच है, यानी जितने कॉलेजेस हैं, चाहे पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस बने हो, चाहे मेडिकल फील्ड में कॉलेजेस बने हो, ना इन्होंने कल को छोड़ा है। तो ये एमलगेमेशन जो है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में देखने को मिलता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना हो जिसने ना अपने संस्कार छोड़े हों और ना कल की चिंता छोड़ी हो। नहीं तो आपके तो परिवार में मुख्यमंत्री हुए हैं पहले, मुलायम सिंह यादव जी भी मैं तो मुख्यमंत्री कह रही हूँ कि हुए। बाबा जी जितना अच्छा मुख्यमंत्री तो कोई नहीं वो हुआ। भी नहीं थे ऐसे मुख्यमंत्री, सिर्फ बाबा बिल्कुल जी नहीं ऐसे थे, मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक हिंदू राष्ट्र में एक हिंदी बोलने वाली व्यक्ति हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि राम मंदिर बने। और मैंने सबने देखा कि मैंने जो है राम जी के लिए चंदा भी दिया। अब आप इसको कुछ भी किसी रूप में देख लें, पर मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने अपने पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। 27 मेडिकल कॉलेज दिए, करीबन 29 आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बने हैं। इस कोविड के पीरियड में पूरा विश्व चरमरा गया एजुकेशन सिस्टम उसका, मगर इन इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश जब ये सारे कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा जी ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। इसे आप इस तरह से कह रहे हैं कि धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ा है और उसके साथ विकास किया है। बिल्कुल। और इस वजह से ये जो मेल है, ये इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। बिल्कुल। तो इसी वजह से मेरा ये सवाल था कि ये तो संस्कृति को, धर्म को क्या अखिलेश यादव नहीं मान रहे थे, मुलायम सिंह यादव नहीं मान रहे थे? अपनी पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ। ये अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हैं तो उन लोगों से पूछिए जो उनकी पार्टी में है। आपने कहा मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं तो तारीफ कर रही हूँ। मायावती भी उससे पहले भी मुख्यमंत्री। तारीफ कर रही हूँ। सिर्फ वो ही नहीं कि समाजवादी पार्टी के बाकी लोग भी, उनमें से किसी में नहीं था ये। जी, योगी जी के बारे में मैं कह रही हूँ ये बात, ना उन्होंने कल को छोड़ा, ना उन्होंने पुराना चीजें छोड़ी। वो वर्तमान की राजनीति के साथ बिल्कुल धार देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं के प्रोग्रेशन के लिए बहुत सोचते हैं। तो इट इज़ अ कमेंडेबल थिंग। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुख्यमंत्री पहले में था। जी,
लेकिन यहाँ जब आप आई हैं तो आपका क्या मकसद है, आप क्या हासिल करना चाहती हैं, वो भी हम समझना मेरा चाहेंगे मकसद कि सिर्फ इतना क्या है कि उद्देश्य आप है। जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछे उनका उत्तर अच्छे तरीके से दे दूं। नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे रही हो, और सिर्फ मेरा ही नहीं, आपसे तो मुझसे पहले बहुत लोग सवाल और बहुत मुश्किल सवाल सब पूछते रहे हैं और आप सबका बहुत बखूबी जवाब देती हैं। लेकिन दरअसल राजनीति में हासिल क्या करना है अपर्णा यादव को? राजनीति में देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा चिंतन मेरा महिलाओं के काम पे रहा और मैंने बहुत काम किया इस फील्ड में। जब 2012 में क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया, एंटी रेप लॉ भी जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हमने करीबन 25 डिस्ट्रिक्ट में करा और बहुत 3.5 लाख बच्चियों के साथ हमने ये प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने उनको बताया कि आप थाने जाइए। मैं कितने स्कूल्स को थाने ले गई हूँ, लड़कों को भी ले गई हूँ, लड़कियों को भी ले गई हूँ, ज़्यादातर उसमें गर्ल चाइल्ड होती थी। एंड द प्रोग्राम वॉज स्पेशली डिवाइज्ड आउट फॉर 8th to class 12th गर्ल्स, कि अपनी ये सीखें बच्चे कि पुलिसिंग सिस्टम कैसे होता है हमारे देश में, किस तरह से इनकरेज किया जाए बच्चों को कि हम कहाँ कैसे एफआईआर लिख सकते हैं और हमारी हायरार्की क्या है पुलिस सिस्टम की। और मैं तो आगे भी इसी चीज़ पर काम करना चाहती हूँ। ये मैं जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं ये सारी बातें रखूँगी अपने सीनियर लीडर्स के सामने। अब अभी अभी आपने नहीं बताया कि आप क्या नहीं, ये सब बातें हासिल पता करना है उन्हें, बट अभी क्योंकि हमारा चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बीच में इट्स अ वेरी मैसिव वर्क, बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि एक एक बच्चे को लेकर के चलना। ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए स्पेशली। तो मैं ये चाहती हूँ कि चुनाव के बाद मैं डिटेल्ड इसकी प्रोजेक्ट बात करूँ। जी। अपर्णा जी, महिलाओं के लिए या जो आपने सामाजिक क्षेत्र में काम किया उसको आप लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहती हैं, आप बता दीजिए। नहीं नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव कहाँ से लड़ेंगी। हम जानना चाहते हैं कि बाराबंकी सदर से लड़ेंगी कि लखनऊ कैंट से लड़ेंगी, देखिए, या कैंट या विधानसभा, चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये ही देखिए साफ कर दें कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कैंट विधानसभा मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा कह लीजिए पैदाइश ही वहीं हुई है और मैंने बहुत कुछ कैंट की कह लीजिए सारी जगहों में जा कर के बहुत कुछ काम किया है। वहाँ मैंने जब पिछला चुनाव भी लड़ा था तो भी मैंने बहुत सारा काम कराया। और सबसे बात, काम तो देखिए एक जो भी चुनाव लड़ने जाएगा वो करवाएगा ही, पर एक जो दिली रिश्ता हो जाता है लोगों से, वो बहुत है मेरा वहाँ के सभी लोगों से। आज भी मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत कुछ जो है चुनाव में वादे किए होंगे, मगर मेरे कैंट विधानसभा में अगर मैं आज आपको लेकर के चली जाऊं और कह दूं कि भैया खाना दे दो इस समय, तो ऐसी कोई महिला या ऐसा पुरुष नहीं होगा जो ये कह देगा कि आप यहाँ से चले जाइए। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ लव आई हैव अर्न फ्रॉम माई पीपल। तो वट एवर, बट आई एम स्टिल, मैं बहुत ही, देखिए मैं बहुत संस्कारवान उसमें बिलीव रखती हूँ। तो मेरे पार्टी लीडर्स जो भी तय करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ना लड़ें आप? जैसा वो कहेंगे अपर्णा चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेगी अपर्णा, नहीं लड़ो तो मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। संस्कार आपने कहा कि बहुत है, जाहिर सी बात है संस्कार हैं। हमने उसकी एक तस्वीर भी देखी जब आपने आशीर्वाद लिया मुलायम सिंह यादव जी से और जी। कहा कि देखिए मैं वो मेरे पिता समान हैं और हमेशा रहेंगे। वो तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन बाकी लोगों से भी आशीर्वाद लिया? सबसे आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव जी ने भी आशीर्वाद जब लिया? उनके पास मौका होगा उनसे भी मुझे मिलने में कोई संकोच नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, आपने कहा था कि मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? मैं तो ये आशीर्वाद कहूँगी कि दिया या ये समझाने सवाल की कोशिश की? मैं अपनी बात रखूँगी, कोई अपनी बात रखेंगे। मैं बस अपनी बात पे टिकी हुई हूँ कि मुझे आदरणीय नेताजी का हर समय हर पल आशीर्वाद प्राप्त रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबसे पहले दिल्ली से आने के बाद मैं उन्हीं से मिली और मैंने अपनी तस्वीर शेयर करी, सभी के साथ साझा करी और मैं मिलती रहती हूँ। देखिए, मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ। पर ये इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपने बिल्कुल, उन्हें ऑफ बताया कोर्स, था? क्योंकि इतनी बड़ी बात थी ये सभी के लिए।
तो और हम लोग आज के भारत की युवतियां हैं सब, आप, मैं, हम यहाँ और भी महिलाएं बैठी हैं सुन रही हैं, तो हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत में अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। फिर इस तरीके के सवाल मुझे नहीं लगता सिर्फ एक महिला से होने चाहिए। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बना दी अलग, बहुत लोग हैं बहुत सी पार्टी छोड़ करके चले गए, उन पे भी सवाल करना चाहिए। मुझे नहीं लगता महिलाओं पे ये सवाल उचित है सिर्फ। नहीं नहीं, सिर्फ महिला होने की वजह से नहीं, परिवार का एक अहम हिस्सा होता है जब कोई जी। व्यक्ति और वो फिर उससे अलग होता है, तो ये मैंने महिला हो उनसे या पुरुष, आशीर्वाद लिया ये पूछा ही जाता है। और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में आपकी खुशी है आप वो करिए। तो आप सही कह रही हैं, और जो दूसरी बात कही गई कि उन्होंने आपको मैं उस पे समझाया, कोई रोकने की कोशिश की, वो सही मैं बात उस नहीं पे है, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि कोई एक वो सही कह रहा देखिए, होगा। वो भी भाई अगर फैमिली के उससे जाएंगे तो वो भी बड़े हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रही हूँ। जी। तो क्या अखिलेश यादव ने आपको समझाने की कोशिश की थी, या उन्होंने आपको देखिए, रोकने की कोशिश की? मैंने बहुत मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि मैंने बहुत काम किया, और जो है मुझे इस बात का कह लीजिए दुख भी है कि शायद भैया को ये काम दिखा नहीं मेरा, और खुशी इस बात की है कि महाराज जी को मेरा काम दिखा सारा। जो है एक तरीके से उन्होंने मेरी जो सोशल लाइफ, मेरी सोशल एक्टिविटी की लाइफ थी और सोशल एक्टिविज़म था, उन्होंने देखा, सराहा और प्रशंसा करी, तो मैं बड़ी इस बात के लिए ऋणी हूँ। ऐसी कौन सी उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई थी वहां, और आपको लगता है यहाँ पूरी होगी? देखिए, टिकट के लिए तो कभी मैंने राजनीति में आने का वो नहीं किया था कि सिर्फ टिकट के लिए ये जो छोटी राजनीति होती है, ये इसके लिए नहीं होता है। आई थिंक लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हो, कितने लोगों का जीवन आप बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आई हूँ, और मेरी हमेशा से मोदी जी हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी जो राष्ट्रवादिता पे एक विजन है, उनका एक जो सोच है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आई शुड जॉइन दिस पार्टी। अच्छा अपर्णा जी, आपके बारे में, आपका नाम हम हमेशा से सुनते रहे, अपर्णा यादव, अब आपका नाम कुछ और लंबा करके लोग बता रहे हैं आजकल। क्या? अपर्णा सिंह बिष्ट करके क्यों आपके नाम की नहीं अब नहीं, ये चर्चा हो मेरे रही है? ये पिताजी नया क्यों? देखिए, ये अब लोगों से पूछे ना, मतलब मेरे से ये क्यों अब आप क्यों पूछ रहे हैं? हाईलाइट हो रहा है? देखिए, मेरा नाम अपर्णा बिष्ट था, और मेरे पिताजी क्योंकि उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं, बट वो यहीं रहे, उनकी नौकरी यहीं रही, सब कुछ यहीं रहा, मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग सब कुछ लखनऊ से हुई। सो आई एम अ वेरी लखनऊ गर्ल एट हार्ट, बट मेरे जो मूल हैं, जो मेरी रूट्स हैं, वो उत्तरांचल से आती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग अपर्णा बिष्ट लगाते हैं, पर मेरी शादी प्रतीक जी से हो गई, तो मेरे नाम के आगे वो एक प्रथा चली आ रही है कि लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है, तो ये नहीं, तो अपर्णा क्या यादव हो कोई गया। राजनीतिक वजह है कि इसकी वजह से इस नाम ये को आप उन अब इस लोगों तरह से से पूछिए, ऐसा कुछ बताया नहीं। जा रहा है? मेरे 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 उससे कुछ नहीं। अगर आप मुझे अपर्णा बिष्ट यादव कहती तो भी मुझे खुशी होती, मुझे आप अपर्णा यादव कह रही हैं तो भी खुशी हो रही है, मुझे आप अपर्णा कह रही हैं तो भी खुशी हो रही है। तो मुझे इससे कोई वो नहीं है, ये उन लोगों से पूछिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं। अपर्णा जी, आप के हम आपको और भी बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो जी। आपके शौक जो हैं उसके बारे में हमें पता है कि आप गौ सेवा बहुत करती हैं, आप समाज सेवा बहुत करती हैं। आपने समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रचार के लिए गाना भी गाया था, तो अब अगर मौका मिलेगा तो बीजेपी के लिए भी एक अच्छा कोई गाना गाएंगी या वो बिल्कुल करेंगी? गाऊंगी। तो अगर आप हमें यहाँ पे भी कुछ सुना सकें तो, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती हैं। आई थिंक एक लाइन सुना दूं मैं आपको। बिल्कुल। केसरी बाना सजा है, केसरी बाना सजा है, वीर का श्रृंगार कर ले चले हम, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, पार कर। इतना सुंदर है, एक लाइन से ज्यादा आपको हमें सुनाना चाहिए या कुछ और भी सुनाना चाहिए? आप इतना मधुर और सुंदर गाती ये हैं। इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि अब छूट गई है, राजनीति में आने से मेरा गायन का प्रैक्टिस छूट गई है, बट मुझे लगता है कि 26 जनवरी अभी बीता है, जी हाँ, तो मैं वंदे मातरम गाना चाहूँगी। बिल्कुल। अम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
शीतलां शस्य श्यामलां मातरं सुफलां सुजलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुहासनीं सुमधुर भाषणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत मधुर, बहुत अच्छा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिसके लिए भी गाएंगी उनको बहुत लोग सराहेंगे और उसको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन आपने जो भी गाया भी और जो आप बात कर भी रही हैं लगातार, उसमें आप राष्ट्रवाद की बात करती हैं कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप बीजेपी पार्टी में आई हैं और उसको ज्वाइन किया है आपने। तो ये राष्ट्रवाद, क्या ऐसा नहीं सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको अभी क्यों लगा कि इतना ज़रूरी है और अभी आपको क्यों बीजेपी में दिखाई दिया? बीजेपी तो हमेशा से राष्ट्रवाद की बात करती है। पहले तो आप जहाँ थी, मैं सिर्फ परिवार की वजह से नहीं, आप उस पार्टी से जुड़ी थी, तो वहाँ नहीं था राष्ट्रवाद। बात पे आ रही हूँ मैं हमेशा से, देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पर हमेशा अपनी राय रखती आई हूँ और बहुत मुखर रूप से रखती आई हूँ। आई थिंक एक समय ऐसा भी था कि इतना ज़्यादा मुखर होने की वजह से मेरे अपने लोगों के काफ़ी बातें सुननी पड़ी मुझे। पर मैंने सोचा इस बात से कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो एक महिला को किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। और आज़ादी का सपना जो हमारे पूर्वज हमारे लिए देख के गए, उन्होंने सोचा होगा कि कैसा आज़ाद भारत में कैसे महिला रहेंगी, कैसे पुरुष रहेंगे, कैसे सब लोग रहेंगे। तो मुझे ये बड़ा ड्राइविंग फोर्स लगता था हमेशा से। दिस वॉज अ कॉल फ्रॉम विद इन। एंड फिर मैंने ये चीज़ डिस्कस करी सबके साथ, जो भी मेरे क्लोज हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, सब लोग के साथ डिस्कस करी। और फिर मुझे एक पुश भी मिला और मैंने ये बात जब मुझसे महाराज जी से मैं मिली और उनसे मैंने बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए निर्णय हुआ और इसी के लिए अब मैं अपना जीवन संकल्पित रखना चाहती हूँ। क्योंकि जो आप कह रही हैं कि आप हमेशा से मुखर रही हैं, आप मुखर रही हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी हो, उनके किसी किए हुए काम की तारीफ करनी हो। मुझे ये लगता है कि राष्ट्र हित में जो भी कुछ हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने, वो सर्वमान्य है हर जगह। तो आप ये सब करती रही, बहुत समय से आप ये करती रही हैं और मुखर रही हैं आप। और आमतौर पर ऐसा भी समझा गया और ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई जिसमें ऐसा लगा कि आप जो बोल रही हैं वो आप अपनी पार्टी से अलग हटकर बोल रही हैं, क्योंकि पार्टी उसके अलग तरह की लाइन ले रही थी और आप अलग तरह की लाइन हमेशा से लेती रही, अपनी बात रखती रही। तो ये यानी आप इस विचारधारा से और बीजेपी में हो रहे काम से प्रभावित थी, तो फिर इतना समय क्यों लगा अपर्णा यादव को वहां से इधर आने में? बहुत बड़ा किसी चीज का इंतजार था? नहीं, बिल्कुल कोई चीज का इंतजार नहीं था। एक बहुत बड़ा परिवार था और पारिवारिक जिम्मेदारी कह लीजिए इसको, या एक समय होता है सोचने का। तो मुझे लगता है कि शायद पूरे तरह से मैं शायद इसके लिए रेडी नहीं थी। वहाँ कोई उम्मीद थी कि कुछ यहाँ बेहतर होगा या अब सराहना मिलेगी, उसकी उम्मीद थी, वो नहीं हुआ इस वजह से? देखिए, सराहना वगैरह की बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा था, और मैंने बड़ा 5 साल ऑब्जर्व किया। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो आपका चश्मा कुछ और होता है, और जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो आपका देखने का एक नज़रिया अलग होता है। तो मुझे लगा कि आई शुड ऑब्जर्व बोथ वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग इस तरीके का इल्जाम न लगा दें मुझ पे। ऐसा समझा जाता है कि आप इंतजार कर रही थी कि वहाँ कुछ बेहतर मिले, लेकिन नहीं मिला और फिर आखिरकार आप इस तरफ आए। तो क्या इसको ऐसे नहीं समझा जाएगा? ऐसे भी तो समझा जाएगा। मैं बस ये कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी
ने मेरे काम को बहुत सराहना दी और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री केशव राय मौर्य जी, हमेशा मतलब मेरे काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पे बात करते थे। और मैंने तो देखा है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी काम, वो तब भी उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया जब सिर्फ एक मैं सोशल वर्कर थी। मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ, जब पुरानी। तो मैं ये समझती हूँ कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए किसी भी युवा को आगे बढ़ाने के लिए। दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट, और वो नहीं मिल रहा था। और मुझे लगता है कि वो मिल नहीं रहा था कि एक बात नहीं है, मंच था, बट काम को अप्रिशिएट करना जितना इस पार्टी में है, जितना इस पार्टी के लोगों ने मुझे पुश करा है, मुझे नहीं लगता है कि वो पुरानी पार्टी में था। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही हैं राजनीति में, आप उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें और बहुत सी ऊंचाइयां हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगला सेशन होगा ओम प्रकाश राजभर जी का।